बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ऐसा लगता है हमारा रब भी हमसे नाराज़ है, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और उससे रहम की अपील करनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर जो है बड़ा खौफनाक सैलाब आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं जो मनाजिर पिछले 24 घंटे से मालाकंड के देख रहा हूँ, स्वात के देख रहा हूँ, क्योंकि स्वात मेरा दूसरा घर है। और ये जो होटल गिरे हैं, ख़ास तौर पे हनीमून होटल, यहाँ ये हाजी साहब का है, हाजी हुमायूं साहब, और उनसे, उनके बच्चों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। बड़ी मेहनत करके उन्होंने सिर्फ 30 करोड़ रुपया तो इस बात पे लगाया था कि बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बंद और पुश्ते बांधे थे कंक्रीट के, जिसके बाद उनको ये लगता था कि अब ये जैसा भी सैलाब आएगा ये होटल महफूज रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आन की आन में पूरा का पूरा होटल जो है, और बहुत बड़ा होटल है, दर्जनों से ज़्यादा वहाँ कमरे थे, 50 से ज़्यादा थे मेरे ख्याल में, ऐसे भी ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट तादाद का नहीं पता। पहले 100 कमरे हुआ करते थे जब ये होटल गिरा था 2010 के सैलाब में। उसके बाद बड़ा मजबूत इसको बनाया गया, फिर आन की आन में हमने देखा कि ये होटल गिर गया। और बहुत सारे मकानात, बहुत सारे होटल, बहुत सारी जो लोगों की इमलाक है उनको नुकसान पहुँच रहा है। और स्वात के अंदर लगातार पिछले 2 दिन से पानी बढ़ता चला जा रहा था। 2 लाख क्यूसेक का एक रेला था जो यहाँ से गुजरा है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है मालाकंड में, और उसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। उतरोड़ के इलाके हों, शाही बाग का एरिया हो, या दूर दराज के ऊंचे इलाके हों, वहाँ से सैलाब बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ इसी जानिब आ रहा है, नीचे मैंगोरा शहर की जानिब। मैंगोरा शहर से ये फिर सैलाबी पानी बढ़ता है और चारसद्दा की तरफ जाता है, नौशहरा की तरफ जाता है, और वहाँ से बिलाखिर ये पानी नीचे आने के बाद दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। लेकिन रास्ते में ये बहुत बड़ी तबाही फैला रहा है। जो स्वात का मरकज़ी पुल है और जो शमज़ो पुल है, उन दोनों के नीचे से पानी इस तरह गुजर रहा है कि किसी भी वक्त उन पुलों को टच कर सकता है। लेकिन अभी जो मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है वहाँ के मकामी सहाफ़ियों से, उनके मुताबिक कुछ थोड़ा सा पानी का लेवल नीचे हुआ है बज़ाहिर, लेकिन जिस तरह बारिश हो रही है ये दोबारा बढ़ने का अंदेशा है और आइंदा चंद दिनों तक ये सूरत हाल चल सकती है। चारसद्दा शदीद ख़तरे में है, नौशहरा बहुत ख़तरे में है, और क्योंकि वहाँ अफ़गानिस्तान में सैलाब आया, और जो दरिया काबुल है उसमें 3 से 4 लाख क्यूसेक का एक रेला पानी का वो भी आ रहा है। तो जब ये दोनों रेले मिलते हैं और मिलके ये आ जाते हैं इन शहरों में, दरिया काबुल और दरिया स्वात जो है वो, ये पानी इकट्ठा होता है और फिर ये नीचे जाता है और अटक के करीब ये पानी जाकर दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। और बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, क्योंकि हर तरफ सैलाब एक साथ आया है। बड़ी शदीद बारिशें हो रही हैं। 2010 के सैलाब का रिकॉर्ड जो सुनने में आ रहा है कि वो टूट रहा है। नौशहरा में बड़ी खौफनाक वार्निंग जारी की गई है वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से, और ये कहा गया है कि फौरी तौर पे शहर के मकीन जो हैं वो तमाम नशीबी इलाके खाली कर दें, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर भी 3 से 4 फुट तक पानी जमा हो सकता है। इतना बड़ा सैलाबी रेला इस तरफ को बढ़ रहा है, और आज रात और कल सुबह का जो टाइम होगा यहाँ से मज़ीद ख़तरात बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत अफसोसनाक है। अब पूरी कौम के इकट्ठे होने का वक्त है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तमाम NGOs के मिलकर काम करने का वक्त है। जितने लोग साहिब हैसियत हैं वो सारे लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सैलाब ज़दगान की मदद करें, आगे बढ़ें और उनका हाथ थाम लें। अब तक खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर हुए वो बलूचिस्तान में और सिंध में हुए हैं। पंजाब के 2 बड़े अजला मुतासर ज़्यादा हुए हैं, और बाकी जगहों पर पानी जो है उसका बहुत तेज़ी से बहाव बढ़ रहा है। लेकिन सिंध में बहुत बड़ी तबाही आई है। बलूचिस्तान में लोग कच्चे मकानात में रहते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही आई है। अच्छा, अभी कुछ ऐसे मनाजिर भी आ रहे हैं जो काफ़ी हौसला बख्श हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सिंध हुकूमत, बाकी लोग जो हैं वो अब मैदान में उतरे हैं। इमरान खान साहब अपनी दोनों सूबाई हुकूमतों के साथ मैदान में उतरे हैं। तहरीक लब्बैक के लीडर को मैंने देखा, वो काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी की क़यादत काम कर रही है। लेकिन इस सब के अंदर भी लोग एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। एक दूसरे के खिलाफ फिर भी बयानात और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सियासी फ़ायदा और नुकसान चलता रहेगा। इस वक्त अपने पाकिस्तानी हमवतनों का हाथ थामने की ज़रूरत है। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अपनी तमाम सियासी मसरूफियात तर्क करें और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उतरें। उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये फ़ोटो सेशन का वक्त नहीं है, ये वक्त है काम करने का।
यानी मुराद अली शाह को मैंने देखा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी की वीडियोस बनाने के काम पे लगे हुए हैं। वो वज़ीर आला सिंध हैं, उनका काम अहकामात जारी करना है, सिंध के लोगों की जान बचाना है, ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्रमोट करना उनका काम है। दुनिया भर से पाकिस्तान पैसे मांग रहा है, पाकिस्तान मदद मांग रहा है, क्योंकि ये बदतरीन सैलाब है। इससे अपने लोगों को निकालने के लिए पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स चाहिए होंगे, या बल्कि अरबों रुपए इस पे लगेंगे, अरबों डॉलर्स बल्कि इस पे लगेंगे। और एक बड़ा नुकसान है जो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त करना पड़ा है। बेशक पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े रेजिलियंट हैं, बड़े मजबूत हैं, ये बार बार अपने आप को बना लेते हैं। हर चंद साल के बाद एक बड़े खौफनाक सैलाब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डैम्स तो हमने बनाने नहीं हैं, वाटर रिजर्व्स तो हमने बनाने नहीं हैं, हमने पानी को तो बचाना नहीं है। हम 3-4 साल जो है वो खुश्के के साथ नंबरदाजमा होते हैं, यहाँ पे खुश्की रहती है, हम फसलों को पानी नहीं दे पा रहे होते। 3-4 साल हमारे ऐसे गुजरते हैं, फिर 1 साल आता है सारी फसलें डूब जाती हैं। अगर हम 1 साल का पानी अच्छी तरह सेव कर लिया करें तो हम लगातार अपनी फसलों को सैराब कर सकते हैं। लेकिन दुश्मन ने हमारे बीच में नफरत का एक ऐसा बीज बोया है और हम सबको कभी इकट्ठा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज तक हम डैम्स नहीं बना सके। कभी आपने गौर किया है कि जो दरिया हमने भारत को दे दिए थे सिंध तास मंसूबे के तहत, सतलुज, ब्यास और रावी, ये जो दरिया हमने दे दिए थे भारत को, उनमें सैलाब नहीं आता। कभी गौर किया आपने? उन दरियाओं में शादो नादर कभी सैलाब आता है, और अगर कभी आए भी तो कंट्रोल्ड पानी आता है उसके अंदर। वो इसलिए कि जो दरिया हमने भारत को दिए थे, भारत ने उस पर दबा कर डैम बनाए हैं। भारत ने उनके ऊपर सैकड़ों छोटे बड़े डैम्स बना लिए हैं, और इतने डैम्स बनाए हैं कि अब वहां पे सैलाब ही नहीं आता। वो उस पानी को कंट्रोल कर चुके हैं। वो जब जब सैलाब आता है वो पानी जमा कर लेते हैं और कई सालों तक उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने एरियाज के अंदर डैम्स नहीं बना सका। भारत अगर पानी ना छोड़े तो रावी में कभी सैलाब नहीं आता, सतलुज में सैलाब नहीं आता, ब्यास में नहीं आता। एक दाजल हुआ करती थी, आपको याद है, वो अब खुश्क है, वहां कुछ भी नहीं है। तो ये इंडिया ने वहां पे डैम्स बनाए हैं, क्योंकि उनके सियासतदानों ने आपस में लड़ाई करने की बजाय इसको एक कौमी इशू समझा और डैम्स बना बना के पानी को बचाया। और आज वो खुराक के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास अपनी खुराक मौजूद है, उनकी मईशत बहुत अच्छी चल रही है और उनकी ज़राअत की वजह से। लेकिन पाकिस्तान ने डैम्स नहीं बनाए। जो डैम्स पाकिस्तान के अपने दरियाओं के ऊपर बनने थे हमने वो भी नहीं बनाए। हमने कालाबाग डैम भी नहीं बनाया, हमने बाकी डैम्स भी नहीं बनाए जो बनने चाहिए थे अब तक। समा के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम जो है वो कहा जाता था बनाया जाएगा, बदकिस्मती से हमने वो भी नहीं बनाया। पंजाब की सरजमीन पर, खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर, सिंध की सरजमीन पर हमने डैम्स नहीं बनाए, और जो डैम्स बनाए वो हमने इस नौयत के बनाए कि वो फौरन गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अदनान आदिल साहब ने रिपोर्ट किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान हुकूमत ने 15 अरब रुपए की लागत से 64 डैम्स तामीर किए थे, मगर हालिया बारिशों के दौरान इनमें से 25 डैम टूट गए और मलियामेट हो गए। बलूचिस्तान कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के तर्जुमान परवेज मंदोखेल का कहना है कि डैम टूटने की वजह करप्शन है। लागत की 40% रकम रिश्वत में देना पड़ती है, और जब 40% आप दे देते हैं, उस 60% में आपने अपना मुनाफा भी निकालना होता है। तो 100 रुपये वाली चीज़ आप 30 रुपये में बनाते हैं, तो जब आप 30 रुपये में बनाते हैं तो वो ऐसी बनती है कि बारिशों में बह जाती है। अब ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इंडिया के डैम्स क्यों नहीं टूट रहे? वहाँ भी बारिशें हो रही हैं। जो डैम्स बाकी मुल्कों में बनते हैं वो क्यों नहीं टूट रहे? चाइना में हर साल सैलाब आया करते थे, उन्होंने बेहतरीन डैम्स बनाए, पानी को कंट्रोल कर लिया उन्होंने। दुनिया भर के मुल्कों के अंदर लोगों ने डैम्स बनाए और पानी को कंट्रोल कर लिया। कुदरती आफत आ जाती है लेकिन आप उसके असर को कम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। उधर कुछ तस्वीर आ रही हैं जो बहुत तकलीफ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। एक तस्वीर राजा परवेज अशरफ की आ रही है, वो वहाँ पे लॉबस्टर खा रहे हैं कनाडा में और सरकारी खर्च के ऊपर मौजें कर रहे हैं, नियाग्रा आबशार के ऊपर खड़े हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर दिखाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग सैलाब के अंदर डूब रहे हैं, बेयारो मददगार हैं, खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं है, और वो शख्स वहाँ सरकार के पैसों से मौज कर रहा है, खाबे उड़ा रहा है। और तुर्की में भी लोग मौजूद हैं, लंदन में भी लोग मौजूद हैं, कतर से अभी एक बड़ा वफद वापस आया है। फरियाल तालपुर, जिनके ऊपर करप्शन के बहुत बड़े बड़े एलिगेशन हैं, फरियाल तालपुर जो बहुत मालदार खातून हैं, जो आसिफ अली जरदारी की बहन हैं,
उनके शौहर मुनव्वर तालपुर जो हैं वो सैलाब ज़दगान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो उनको 50-50 रुपए तकसीम कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को 50-50 रुपए तकसीम कर रहे हैं कि इससे रोटी भी खा लो और इससे अपना इलाज भी करवा लो, इससे कपड़े भी ले लो और इससे अपना सर भी ढांप लो। ये वो मजाक उड़ाने के लिए गए हैं वहाँ सैलाब ज़दगान का। 50 रुपए की कॉपी पकड़ी हुई है और लोगों को बांटने के बाद तालियां बजा के उनको दिखा रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं? यानी आप जितना मर्जी खाएं इस मुल्क में से और वापस जब करने की बारी आए तो सिर्फ 50 रुपए का नोट। बच्चे अब ईदी में भी नहीं लेते इतनी रकम। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब ने एमकेएम के हैं ये, इन्होंने एक ट्वीट किया है, टंडोला यार में आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की ज़रूरी ज़मीन को बचाने के लिए बंद के गेट बंद कर दिए गए। टंडोला यार शहर डूबने का खतरा है। ये इन जालिम वडेरों की सफाकियत है। बंद के शॉक्स खोले जाएं और टंडोला यार को डूबने से बचाया जाए। अब ये डीएनएन न्यूज़ का इन्होंने यहां से एक क्लिप शेयर किया है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये दावा कर रहे हैं मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। यानी आपको खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का जुल्म और ज्यादती होती हुई नजर नहीं आएगी। आपको पूरे पंजाब के अंदर इस तरह का जुल्म और ज्यादती होती हुई नजर नहीं आएगी। ये ज्यादतियां आपको बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में या जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज में आपको होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आपको इस तरह की ज्यादतियां नजर नहीं आएंगी। वडेरे अपनी जमीनें बचाने के लिए, पाउंड एरियाज तक को महफूज रखने के लिए पूरा पूरा शहर डुबो देते हैं बदकिस्मती से, और ऐसा होता रहता है और हर बार होता रहता है। अब मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं कि सिर्फ 4-5 महीने पहले का नक्शा आप देखिए कैसा पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत आपको कम कीमतों पे मिल रही थी। महंगाई आपकी 11% के ऊपर थी। आपके मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था। आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे, रिकॉर्ड भेज रहे थे। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान से जो पैसा बाहर जा रहा था, जो चीज़ें बन के बाहर जा रही थी और पाकिस्तान में पैसा आ रहा था, वो रिकॉर्ड नौयत की हो रही थी। आपकी जो क्रॉप्स हैं वो बम्पर क्रॉप्स हो रही थी। आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो रेवेन्यू कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल का था। आपकी लोड शेडिंग जीरो थी और बिजली के बिल भी नहायत कम आ रहे थे। आपकी गैस की कीमतें जो हैं वो भी आधी कीमत के ऊपर आपको गैस मिल रही थी और मैसर भी थी गैस, यानी आपको मिल भी रही थी। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंतकाम नहीं चल रहा था। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जा रहा था। लोगों को टॉर्चर नहीं किया जा रहा था। खाने पीने की अशिया वाफर मिकदार में थी और सही कीमत के ऊपर मिल रही थी। लेकिन इस 5 महीने के अंदर जालिमों ने पाकिस्तान के साथ वो तजर्बा किया और ऐसी नकम्मी हुकूमत को लाकर बिठाया, एक भानमती के कुंबे को इकट्ठा किया, उन सबको एल्फी लगाई, उन सबको जोड़ा और जोड़कर लाकर उनको इक्तदार में बिठा दिया। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल पता क्या है? मैं आपको एक नया रिकॉर्ड बताने वाला हूं, इसको सुनिए। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। सबसे पहले तो यह देखें कि कामरान खान साहब ने रिपोर्ट किया है और बड़ी खौफनाक चीज को रिपोर्ट किया है। कामरान खान साहब बता रहे हैं कि पेट्रोल 290 रुपए लीटर तक हो जाएगा। यह हुकूमत ने IMF के साथ खतरनाक शराइत मंजूर कर ली हैं। इस हुकूमत ने IMF के साथ इस तरह के मुआहदे कर दिए हैं कि आपका पेट्रोल 290 रुपए लीटर तक चला जाएगा। 250 रुपए तक का, 200 रुपए तक का पेट्रोल कौन खरीद सकता है साहब? नहीं खरीद सकते। लोग गरीब हैं। डीजल महंगा नहीं खरीद सकते, पेट्रोल महंगा नहीं खरीद सकते। बिजली के बिल वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहां से जमा करवाएं? अभी सर्दियां आ रही हैं, गैस के बिल के पैसे वो कहां से जमा करवाएंगे? डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई है? दोबारा 220 को डॉलर टच कर रहा है। और अभी ये जो सैलाब की तबाहियां आई हैं इनको तो शामिल ही नहीं किया गया और पाकिस्तान में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पाकिस्तान का ये तोहफा दिया था 27वीं की शब को 14 अगस्त 1947 को, उस वक्त से लेकर अब तक कभी पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई। जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, आधा पाकिस्तान टूट गया, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, उस वक्त भी पाकिस्तान में इतनी महंगाई और इतनी तबाही नहीं आई जितनी महंगाई और तबाही ये इंपोर्टेड सरकार लेकर आई है। तो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था।
तो मैं आप सबको कहता हूं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। ये देखिए आदादोशुमार, मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान की 75 साल तारीख है और पूरी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच गई है। 45% को टच कर रही है महंगाई, 44.58% तक पहुंच गई है। लगभग 2% महंगाई में इस हफ्ते फिर इजाफा हो गया है। हर हफ्ते महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 51 बुनियादी अशिया ज़रूरियात की चीज़ों में 23 की कीमतों में इजाफा हुआ है, यानी दोबारा 23 चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया है। और ये वो तमाम चीज़ें जिनको आम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ाएंगे, उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी सैलाब की वजह से सब्जियों पे, फलों पे और बाकी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ये कहाँ ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? 11% की महंगाई पसंद नहीं थी उन ताकतवर लोगों को, तो अब उन्होंने लाकर एक ऐसी हुकूमत बिठा दी है जिसकी 45% की महंगाई है और 75 साल तारीख का बदतरीन तजुर्बा पाकिस्तान के साथ किया गया है और बदतरीन महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। अगले वीलॉग में कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।